तो हेलो फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट की क्लासेज में। तो जो फॉरेस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी फर्स्ट सेम वालों के लिए, उसमें सिलेबस एनालिसिस के बाद मैंने फर्स्ट टॉपिक की जो टॉपिक फर्स्ट है उसका लेक्चर फर्स्ट ले लिया था। आज सेकंड लेक्चर अपना। तो टॉपिक फर्स्ट क्या था अपना, फॉरेस्ट के बारे में था जो दिया हुआ है। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर, व्हाट इज ए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है, सिल्वीकल्चर की डेफिनेशन अपन देखेंगे और इसमें क्या क्या इसका स्कोप है, ठीक है, इसका एरिया कितना है और सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन चीज़ जो सिल्वीकल्चर। उसके बाद में सेकंड जो आपका रहेगा इसी के अंदर वो है इंडियन पॉलिसीज़, जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है, भारतीय वन नीतियाँ, उनके बारे में अपन देखेंगे कौन से सन में कौन सी नीति आई है, क्यों आई है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, किसकी ब्रांच है, कहाँ से शब्द आया है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी और इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है और सिल्वीकल्चर की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, वो चीज़ देखेंगे। तो इससे जो बैक क्लास थी अपने लेक्चर फर्स्ट की फॉरेस्ट्री की, उसमें देखा था कि फॉरेस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज फॉरेस्ट्री, इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसका इंपॉर्टेंस देखा था और इसके जो बेसिक टर्म्स और रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो सारे मैंने लिखवा दिए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिन्होंने नहीं देखा है वो क्लास देख लेना। बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सिल्वीकल्चर के बारे में। सबसे पहले तो सिल्वीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। सिल्वीकल्चर जो है वो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है सिल्वीकल्चर। और सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं, इसका सीधा अगर नॉर्मल वे में अपन देखते हैं तो इसका अर्थ दिया हुआ वनों की खेती करना, वनों की खेती, वन फॉरेस्ट, ठीक है, वनों की खेती सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आती है। तो सिल्वीकल्चर की जरूरत क्यों पड़ी, देखो एक चीज होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। तो प्राकृतिक जो वन होते हैं अपने, ठीक है, सिल्वीकल्चर में करेंगे क्या, वनों की खेती करेंगे। तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि, तो एग्रीकल्चर में कृषि के अंदर क्या क्या करते हैं अपन, या एग्रोनॉमी अपन पढ़ते हैं, शस्य विज्ञान जिसको बोलते हो। तो उसमें क्या करते हैं, पौधे के मतलब बीज, ठीक है, सीड से लेके उसकी टिलेज जो है, सोइल टिलेज है, सोइल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, सोइल प्रोफाइल वगैरह, सोइल टिलेज पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, वीड हो गया। मतलब एक पौधे को जमीन में लगाने से लेके उसका बीज जो बनता है, फल जो लेते हैं, उससे उत्पादन जो अपन लेते हैं, ठीक है, यील्ड जो उपज अपने को प्राप्त होती है, उसके बीज की जितनी भी सारी क्रियाएं हैं उसमें अपन पानी भी दे रहे हैं, उर्वरक भी दे रहे हैं, ठीक है, खरपतवार भी हटा रहे हैं, और भी मैकेनिज्म है जो कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारा जो रोटेशन है वो उसके लाइफ साइकिल का, वो आता है एग्रोनॉमी में। तो उसी प्रकार अब मैं बोल रहा हूँ सिल्वीकल्चर, वनों की खेती। तो वनों का जो कंप्लीट आएगा ना, इनका मैनेजमेंट आ गया, ठीक है, कोई वन है वो खराब हो गया तो इनका दोबारा से पुनर्जनन जो करते हैं वो आ गया, वो सारी चीज़ें सिल्वीकल्चर में आएगी। तो सिल्वीकल्चर को अगर सीधी भाषा में अगर बात करें कि इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है, हिंदी में अगर मैं बताऊँ आपको सीधे शब्दों में, बुक की लैंग्वेज में अपने को नहीं लिखना। बुक की लैंग्वेज में अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा यही चांस बनते हैं कि आप हमें वो चीज़ लंबे टाइम तक याद नहीं रहती और वो सब्जेक्ट अपने बैक लग जाता है। अपने को फॉरेस्ट्री वैसे ही ज़्यादातर फर्स्ट सेम में बैक दे देते हैं, बाकी इसको लाना नहीं है बैक। तो सिल्वीकल्चर सीधा सीधा लिखना है कि इसमें वनों की खेती की जाती है, वनों का जो प्रबंधन है वो किया जाता है, वनों का पुनर्जनन किया जाता है। या इसको सीधा समझो, वन दो प्रकार के हो गए, ठीक है, एक हो गया प्राकृतिक वन, सिल्वीकल्चर की जरूरत क्यों पड़ी वो चीज़ बता रहा हूँ, एक हो गया कृत्रिम वन। प्राकृतिक वन क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार सड़क किनारे जा रहे हैं, या जो बड़े बहुत घने वन है वो प्राकृतिक वन है, अपने आप उगे हैं, वो किसी ने उगाया नहीं है। पर कई जगह खाली जगह पड़ी है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोइल इरोजन वगैरह हो रहा है, बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, तो अपन कृत्रिम रूप से वन वाले जो पौधे हैं वो वहाँ पे ला के लगा रहे हैं, लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, तो वो हो गया कृत्रिम वन। तो सिल्वीकल्चर के अंदर वो कृत्रिम वन भी आता है, कृत्रिम वन लगाते हैं ना, वो सिल्वीकल्चर का ही एक उदाहरण है। कृत्रिम वन लगा रहे हैं, ठीक है, लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट बना रहे हैं अपन, आर्टिफिशियल रूप से किसी फॉरेस्ट का निर्माण कर रहे हैं, वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आएगा। बाकी सिल्वीकल्चर का नेचुरल जो फॉरेस्ट है उनमें किस प्रकार से अपने को कोई पेड़ है, ठीक है, वो खत्म हो गया, मतलब डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गया वो, या उसको कोई कीट लग गया या कोई रोग लग गया, गिर गया वो, तो उसका पुनर्जनन जो रीजनरेशन करते हैं वो सारा सिल्वीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। तो इसी में स्टडीज़ करते हैं उन सब चीज़ों की। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। एक बार टॉपिक का मैं बता देता हूँ, ये बोर्ड थोड़ा हिलता है तो दिक्कत है मिटाने में। जिन्होंने फर्स्ट वाला नहीं देखा है ना, उसमें से मैं बता रहा हूँ, जो आपके पार्ट फर्स्ट आएगा ना एग्जाम पेपर में, जो थ्योरी पेपर आता है, उसके अलावा जो आता है ना न्यू टाइप, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से जो बेसल एरिया और बेसल हाइट, ब्रेस्ट हाइट, ऐसे कुछ शब्द हैं जो फॉरेस्ट्री के अंदर आपको यूज़ होंगे, जो टर्म्स वगैरह हैं वो सारी, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। सिल्वीकल्चर का अर्थ मैंने आपको बताया है, होप समझ में आया होगा कि सिल्वीकल्चर होता क्या है।
अगर इसको बुक की भाषा में देखें, इसमें दिया सिल्वीकल्चर वन वर्धन, वन विज्ञान की वह शाखा जो वन्य फसलों की स्थापना मतलब उनको लगाना। अब वन्य फसलें कौन सी हो गई? जो वन में लगने वाले पेड़ पौधे हैं वो सारे हो गए, उनके अंदर फोडर क्रॉप्स हैं आपकी, वो भी आ गई, जो बड़े पौधे हैं वो भी आ गए, सागवान हो गया, बहुत सारे पौधे हैं वो सारे आ जाते हैं। वन विज्ञान की वह शाखा जो वन फसलों की स्थापना, विकास मतलब उनका डेवलपमेंट, पुनः उत्पादन तथा परिपालन को संबोधित करती है। पुनः उत्पादन और परिपालन से उसका तात्पर्य है कि उनको दोबारा से रीजनरेशन करना, कोई पुराना पौधा उसको नए रूप में विकसित करना, या उसमें कुछ रोग वगैरह हो रहा है तो उसको हटाना, और परिपालन होता है उनकी देखरेख करना, उनका मैनेजमेंट करना। उन सबको मिक्स रूप से अपन क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर बोलते हैं। दूसरे शब्दों में यह पौधों से संबंधित वह विज्ञान एवं कला है, आर्ट एंड साइंस दोनों हैं ये, ठीक है। वह विज्ञान व कला है जिसमें वृक्ष विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग एवं उनकी वृद्धि एवं विकास के नियमों का पर्यावरण पर प्रभाव पर अध्ययन किया जाता है। व्यवहारिक अनुप्रयोगों, वृक्ष विज्ञान के सिद्धांत, बड़े जो वृक्ष हैं, देखो फॉरेस्ट सिल्वीकल्चर वन पढ़ रहे हैं तो वन में ज़्यादातर बड़े वृक्ष ही होंगे, ना कि घास के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो बड़े वृक्ष हैं उनका जो वृद्धि का व्यवहार है, उनका जो ग्रोथ का है, उसके बारे में कि उनको कैसा एनवायरमेंटल चाहिए, उनकी फेवरेबल कंडीशंस क्या रहेगी, और कोई डिजीज़ वगैरह कोई लग रहा है या अंदर ऊपर से जो गल गया, शीश कर्तन वगैरह जो करते हैं इनमें टॉपिंग वगैरह जो भी हो रही क्रियाएँ, उन सारे मैकेनिज्म के बारे में किसमें पढ़ेंगे? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है वो सारा। बाकी सीधा शब्दों में सिल्वीकल्चर वनों की खेती को या वनों को उगाना, वनों का अध्ययन करना, उसको सिल्वीकल्चर कह सकते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर, वनों का प्रबंधन एवं विकास के लिए वनवर्धन की आवश्यकता की महसूस हुई। वनों के प्रबंधन और विकास के लिए ये चीज़ ही मैंने पहले समझा दी कि सिल्वीकल्चर की आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को। वनों की जो खेती वगैरह करते हैं इसमें सिल्वीकल्चर में सारा मैनेजमेंट देखते हैं। अकेले वन को उगा दिया, ठीक है, छोड़ दिया, वो सिल्वीकल्चर नहीं कहलाएगा। उसका एंड तक उससे अपन ईल्ड ले रहे हैं, पौधा बूढ़ा होकर ख़त्म हो रहा है, उससे अपन लकड़ी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसको ठोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोकर, जो कि मैंने बैक क्लास में बताया था, लिंक नीचे देख लेना आप एक बार जिन्होंने नहीं देखी है वो। तो वो ठोकर वगैरह बोलते हैं। तो वहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो चीज़ किस में आएगी? सिल्वीकल्चर में आएगी। तो सिल्वीकल्चर की ज़रूरत अपने को महसूस क्यों हुई? ये टॉपिक है कि सिल्वीकल्चर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों वनों की खेती करना प्रारंभ किया, या क्यों ये ब्रांच बनाई, एग्रीकल्चर की ब्रांच है सिल्वीकल्चर, तो क्यों बनाई? तो ये वनों की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी वृद्धि, उनके विकास, उनके प्रबंधन, इन सब के लिए, इन सब की ज़रूरत महसूस हुई। उनके जो निदान थे, उनके जो भी समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए, उनको और अधिक ग्रो करवाने के लिए अपने को सिल्वीकल्चर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट्री में अच्छा क्वेश्चन है ये कि सिल्वीकल्चर को समझाइए या वनों की खेती क्या है इसको समझाइए और इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 7 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपके ये। बाकी एंड में मैं आपको मोस्ट क्वेश्चंस भी दूंगा जैसे सिलेबस हो जाएगा अपना। अब आता है वन आवर्धन के ज्ञान के आधार पर वनों का पुनः उत्पादन, विकास, परिपालन करके वनों से प्राप्त कच्चा माल, लकड़ी का प्रयोग करके बढ़ती हुई जनसंख्या के उद्योग धंधों में सहायक है। ये सारी कुछ इसी में आ रही है सिल्वीकल्चर के इंपॉर्टेंस में कि बढ़ती जनसंख्या, जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। आवश्यकताओं की पूर्ति के अंदर अपने को जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। तो कच्चा माल कहाँ से आता है? वनों से ही तो आता है भाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पौधों से तैयार होती है, ठीक है। तो वनों से कच्चा माल आएगा, कब आएगा? जब वनों को अपन विकसित करेंगे। जो वन नष्ट हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, उनका रीजनरेशन करेंगे। आर्टिफिशियल रूप से करें या नेचुरल रूप से, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वनों का पुनर्जनन, ठीक है। तो वो सारा कुछ, ये वृद्धि, विकास, प्रबंधन, ये सब किस में आ गया? सिल्वीकल्चर में आ गया। तो ये चीज़ें सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स में आ रही है। आगे देखते हैं सिल्वीकल्चर के लाभ क्या क्या हैं। तो प्रति हेक्टेयर अधिक लकड़ी उत्पादन में, प्रति हेक्टेयर अधिक लकड़ी उत्पादन करेंगे तो सिल्वीकल्चर अपने को पूरा ज्ञान रहेगा ना उनमें कि क्या कमी है, तो उसको अपन पूरा कर पाएंगे, उनको फेवरेबल कंडीशंस दे पाएंगे, तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान प्रजातियों का उत्पादन, आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक रूप से अगर अपन देखें तो बहुत महंगे महंगे पौधे आते हैं, लकड़ी आती है, जैसे चंदन की हो गई, ठीक है, सागवान की हो गई। इमारती जो लकड़ी होती है वो बहुत ही महंगी बिकती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो उनका अपन सिल्वीकल्चर के तहत ही तो उगाएंगे उनको। ऐसे तो है नहीं एक सागवान का पेड़ उगा लिया और उसको मैंने महंगा बेच दिया, ऐसे नहीं होता। तो वन उगा रहे हैं फॉरेस्ट, तो उसमें बहुत सारे उगाएंगे,
ठीक है, और बहुत सारे उगाएंगे तो उनको उगाने से लेके उनसे जो अपन प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं वहाँ तक का सारा प्रोसेस है, उसकी देख रेख हो गई, नियंत्रण हो गया, मैनेजमेंट जो सारा हो गया वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आ गया। मैं बता रहा हूँ सिल्वीकल्चर के लाभ बता रहा हूँ, ठीक है, बेनिफिट्स बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि लाभ क्या दे रखा है कि बहुत मूल्यवान जो लकड़ियाँ वगैरह हैं, जो प्रजातियाँ, वो अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आवर्तन में कमी, वन वर्धन का ज्ञान न होने पर वर्षा की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रकाश व अन्य पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनकी अपेक्षाकृत वृद्धि व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आवर्तन की कमी, देखो कल भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 33% वन होने चाहिए, जबकि थे कितने 24 पॉइंट कुछ थे, ठीक है, कुछ परसेंटेज में था, आगे दिया हुआ है पॉइंट में, वो मैंने बता दिया। तो टोटल 33% वन चाहिए। अगर 33% फॉरेस्ट एरिया नहीं होगा ऑल अर्थ पे तो क्या होएगा, सारा कुछ जो इकोनॉमिक सिस्टम है आपका, इकोलॉजी जो सिस्टम है, वातावरणीय जो वो है चक्कर, वो पूरा अव्यवस्थित हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा उसमें। तो असंतुलित होगा तो वो अपने को किस प्रकार इम्पेक्ट करेगा, अब वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे या अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से करेगा कि या तो वर्षा अधिक हो जाएगी, ठीक है, तापमान कम ज़्यादा रहेगा, नियंत्रण में नहीं रहेगा, बेमौसम बरसात हो रही है, अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है या ओले पड़ गए, तो आंधियाँ आ रही है, वो सारा सोइल इरोजन हो रहा है, वो सारा किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि 33% वन नहीं थे। अपन सिल्वीकल्चर करेंगे, वनों के लिए अच्छा सारा ग्रो वगैरह करवाएंगे, उनका हरियाली रहेगी, तो आवर्तन जो है वो बना रहेगा, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो भी बनी रहेगी, वो बनी रहेगी तो नई प्रजातियां हैं वो सर्वाइवल कर पाएगी, जो न्यू जितनी भी प्रजातियां हैं वो सारी सर्वाइवल कर पाएगी। इसमें बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी आता है, जैव विविधता बनी रहेगी, हरियाली बनी रहेगी, ठीक है, आवर्तन में कमी होएगी। नेक्स्ट बात करें इसमें तो रिक्त स्थान की पूर्ति या वन विहीन स्थानों पर वन लगाने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ऐसे स्थान जहां वृक्षों का घनत्व बहुत कम मात्रा में हो या कुछ क्षेत्र में जो वृक्ष विहीन होते हैं, इनकी कमी को दूर करने के लिए वनवर्धन बहुत ही आवश्यक ज्ञान, मतलब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे वृक्ष बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है या खाली स्थान होते हैं, तो अगर अपने को सिल्वीकल्चर का ज्ञान है तो ही अपन वहाँ पे वन लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, ऐसे थोड़ी लगा दोगे। वहाँ पे कि कैसी सोइल है, ठीक है, सूटेबल सोइल है, तो उस हिसाब से वो ही अपने को चूज़ करना होगा। भाई सिल्वीकल्चर के अंदर पौधा चूज़ कर रहे हैं तो वो किस हिसाब से करेंगे, वहाँ के नेचर के हिसाब से, वहाँ के एनवायरमेंटल के हिसाब से, वहाँ की सोइल जो कंडीशंस है, वहाँ की इरिगेशन जो वाटर कंडीशंस है कि अपन किस टाइम पे कितने रूप में इसको इरिगेशन दे सकते हैं, सिंचाई दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, तो वो सारा कुछ सोच के अपन वहाँ के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, ट्री सेलेक्ट करेंगे। और वो कब कर पाएंगे ये सारा कुछ, देखो सही से ट्री सेलेक्ट करेंगे उस जो वहाँ का एनवायरमेंटल था, उसकी फेवरेबल कंडीशन या वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो उस ट्री के लिए सबसे बेस्ट हो, तो ही वो ट्री ग्रो कर पाएगा, अच्छा ग्रो कर पाएगा, अच्छा उत्पादन दे पाएगा, हरियाली दे पाएगा, या जो अपने लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति कर पाएगा। और लक्ष्य क्या था अपना कि जगह खाली है बिल्कुल या वृक्षों की कमी है, तो यहाँ पे अपने को वृक्ष लगाना है। कैसे लगा रहे हैं, सिल्वीकल्चर के पढ़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर या बेनिफिट्स ऑफ सिल्वीकल्चर, ठीक है, इसके पढ़ रहे हैं। तो सिल्वीकल्चर का ज्ञान था मेरे को, तो मैंने देखा कि हाँ ठीक है, ये जयपुर के बगल में इतनी इतनी जगह है, वहाँ का ये एनवायरमेंटल है, ये 45 का टेम्परेचर रहता है, इसका 7.5 pH है मृदा का, और सिंचाई लगभग मैं यहाँ 3 दिन में टैंकर डलवा सकता हूँ, ऐसी कठोर मृदा है, या इतने कठोर अंदर तक इसमें कठोर परत नहीं है। ये सारी चीज़ की मेरे को जानकारी थी, कब हुई, जब मैंने सिल्वीकल्चर पढ़ा, इसके अंदर जो इसकी ब्रांचेज है वो वगैरह देखी, तब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर पढ़ रहे हैं ना अपन। फिर मैंने इसके हिसाब से जितनी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से मैंने ट्री सेलेक्ट किया जो इसमें बेस्ट से बेस्ट अपना दे सके, ठीक है, 100% अपना देख सके, तो वो ट्री सेलेक्ट करके मैंने उस जगह लगाया। उस वन विहीनीकरण जगह, उस खाली जगह को, उस रेगिस्तान को मैंने अच्छे से हरा भरा कर दिया। तो ज़रूरत पड़ी ना सिल्वीकल्चर की, पढ़ भी ये रहे हैं कि सिल्वीकल्चर होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या हैं, वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। और इतना लिख के नहीं समझा रहा, बोल के इसलिए समझा रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान देना आप, ठीक है, मेरे ये चित्र बनाने पे नहीं, शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि थ्योरी पेपर है आपका। और ये क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चन में आता है 2 से 2.5 पेज भरने वाले में, ठीक है, 2 से 2.5 पेज भरने वालों में से आता है, लेक्चर फर्स्ट का ही है। तो सॉरी, ध्यान देना, थोड़ा समझना। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, बाकी पॉज करके आप समझ लेना। और फिर भी दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं दोबारा रिकॉर्ड करके दूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी भाई को अगर जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी लैंग्वेज, मेरा तरीका समझ में नहीं आ रहा है कम्युनिकेशन का, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, पर आप बताना ज़रूर मेरे को फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
गुणवत्तापूर्ण लकड़ी का उत्पादन। यदि गुणवत्ता युक्त लकड़ी का उत्पादन सुनिश्चित करना हो तो वनवर्धन मतलब सिल्वीकल्चर का ज्ञान आवश्यक है, जिसमें प्रतिकूल वातावरण व परिस्थितियों में भी स्वस्थ तथा अपेक्षित गुणों वाले वृक्ष लगाए जा सकते हैं। वही बात घूम फिर के आ रही है, मैं बार बार बता दिया कि सिल्वीकल्चर में वनों का अध्ययन करेंगे, तो वनों का अध्ययन ऐसे नहीं, उनका लगने से लेकर एंड तक का सारा करेंगे, ठीक है। तो इसका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि गुणवत्ता युक्त लकड़ी प्राप्त करना, अच्छी क्वालिटी के अपने को वुड चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं अपने पास, उतना पानी भी नहीं है, उस प्रकार का टेम्परेचर भी नहीं है, उस प्रकार के अपने को पास सूटेबल सोइल भी नहीं है, एनवायरमेंटल जो है अपनी सिचुएशन है वो भी वैसी नहीं है, फिर भी अपने को गुणवत्तावान लकड़ी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की वुड चाहिए। तो वो संभव है सिर्फ किससे? सिल्वीकल्चर का अगर अपने को ज्ञान है, वनवर्धन जिसको बोलते हैं, सिल्वीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वनवर्धन। इसका अगर अपने को ज्ञान है तो अपनी ये सारी कुछ चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये मैंने बता दिया आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर, व्हाट इज सिल्वीकल्चर। अब है एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट या वनों से लाभ। तो इसमें लाभ भी दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इनको मिटा देता हूँ मैं। देखो फीडबैक वगैरह जरूर देना, मैं ये क्लास है आपके लिए बना रहा हूँ, कोई सब्सक्राइब्स के लिए या वैसे नहीं बना रहा पैसे कमाने के लिए, ठीक है, रसोई में बोर्ड रख के। तो फीडबैक आप मेरे को ज़रूर देना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ चेंजेस करने हैं क्या नहीं करना, ठीक है। और फॉरेस्ट्री की इससे पहले फॉरेस्ट्री का पेपर मैंने सोल्व आउट करवा दिया लास्ट ईयर का, बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट का फॉरेस्ट्री का पेपर सोल्व आउट करवा दिया है। वो देखना जाके और उसमें देखना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही पूछे हैं या कुछ अलग पूछे हैं। जब आप उस पेपर को देखोगे ना तो आपको खुद को लग जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और पूछता क्या है। बाकी ऑल इंडिया सबके लिए सेम ही रहता है, लगभग टॉपिक्स ऊपर नीचे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोर्ड भी गिर सकता है, ये हिल रहा है थोड़ा, ठीक है। वनों के लाभ, वनों के लाभ, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें दो दिए हुए हैं, एक तो प्रत्यक्ष लाभ जो अपने को दिखाई दे रहा है, दूसरा दिया हुआ है अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ, अब इस चीज़ को समझना, प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है और अप्रत्यक्ष लाभ क्या होता है। प्रत्यक्ष लाभ जो है जो अपने को आंखों से दिख रहा है, ठीक है, लकड़ी प्राप्त हो रही है मेरे को, वहाँ से फूल प्राप्त हो रहे हैं, फल प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, छांव प्राप्त हो रही है, वो प्रत्यक्ष लाभ है। अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? एनवायरमेंटल के अंदर जो हो रहे हैं कि 33% 33% अपने को इसमें फॉरेस्ट एरिया चाहिए होता है अर्थ पे, एक सर्वे के अनुसार। अगर सही से पूरा सिस्टम अगर अपने को चलाना है, सर्वाइवल करवाना है, तो 33% चाहिए। अब वो 33% में कम ज़्यादा हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तेज हवाएं वगैरह हो रही है या और कुछ जो भी चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है। 33% वन नहीं है, उससे अपने एनवायरमेंटल वगैरह पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें अपने को दिखाई नहीं देती, तो वो अप्रत्यक्ष में आता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अंतर आप समझ गए, बाकी मैं अभी जैसे जैसे एग्जाम्पल दूंगा आपके पूरा कन्फर्मली समझ में आ जाएगा। तो प्रत्यक्ष लाभ में देखते हैं ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा का। अब ऊर्जा के रूप में अपन लकड़ी के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत, तो लकड़ी वहाँ से आ रही है तो अपने को ये दिख रहा है, प्रत्यक्ष लाभ है ये, ठीक है, बोर्ड गिर ना जाए अपना। रोजगार के अवसर, ठीक है, ये भी प्रत्यक्ष लाभ है, रोजगार के अवसर कि अगर अब मन लगा रहे हैं तो भी अपने को मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनको रोजगार मिलेगा बहुत से लोगों को, ठीक है। कोई खड्डा खोद रहा है, कोई पेड़ ला रहा है, खाद दे रहा है, ठीक है, उनकी देखरेख कर रहा है, कोई उनकी कटाई कर रहा है, ठीक है, कर्तन वगैरह है, जो सारी कुछ है वो उसमें आ गया। तो रोजगार के ये अपने का प्रत्यक्ष लाभ में हो रहे हैं, ऊर्जा का स्रोत है, रोजगार के अवसर हो गए। लघु उद्योगों की स्थापना, लघु उद्योगों की स्थापना, लघु उद्योगों की स्थापना, ये भी प्रत्यक्ष में ऐसे आ गया कि वनों के आसपास, जैसे आपके पास आसपास कोई फॉरेस्ट है तो छोटी सी खाते की दुकान खोल ली, ठीक है, तो वहाँ से जो लकड़ी वगैरह ला रहा है डेली, या जो इमारती लकड़ी है तो उससे छोटी छोटी लकड़ी की चीज़ें बना रहा है, खिलौने वगैरह बना रहा है, तो वो हो गया लघु उद्योग हो गया, तो वो अपने को प्रत्यक्ष हो गया, दिखाई दे रहा है, वनों के लाभ पड़ रहे हैं, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी के रूप में, ठीक है, रोजगार के अवसर, लघु उद्योगों की स्थापना हो गई, व्यक्तिगत लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति। आप वनों के आसपास कहें, जरूरी नहीं सबके गैस का कनेक्शन हो, ठीक है, तो जंगल से क्या लकड़ी बीन के लाते हैं, उससे खाना बनाते हैं, तो वो हो गया प्रति व्यक्ति लकड़ी की आवश्यकता, लकड़ी की पूर्ति, ये भी प्रत्यक्ष लाभ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में दिया पर्यटन विकास, जैसे सरिस्का है अभी,
ठीक है, सरिस्का हो गया, रणथंबोर हो गया, तो वो भी एक तरीके से जंगल ही है। वहाँ पे अपन घूमने जाते हैं, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, और भी वन्य जीव वगैरह हैं, पक्षी हैं, वो सारा कुछ देखते हैं, वहाँ की वनस्पति देखते हैं। तो वो अपने पर्यटन विकास में पैसे आ रहे हैं, अपने पास इनकम आ रही है, लोग दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, टैक्सी से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे होटल में रुक रहे हैं, रात को जंगल में थोड़ी रुकेंगे, तो होटल वाले को मिल रहा है, वहाँ के लोकल लोग हैं वो उनको घुमा रहे हैं, तो उनको एक तरीके से वो मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो पर्यटन के विकास में ये सारे क्या है, प्रत्यक्ष में है। और भी उदाहरण दूं मैं आपको, तो राजस्व की आय की प्राप्ति, राजस्व आय। अब जैसे राजस्व आय ऐसे हो गया, इसको ऐसे समझना, सरकारी क्षेत्र में इनको दे देते हैं वन वगैरह को, तो उनसे जो घूमने वगैरह आते हैं, उनका जो टिकट वगैरह होता है, या जो कूपन टोकन जो कटवाना पड़ता है घूमने के लिए, जो टूरिज्म आते हैं बाहर से, अदर कंट्रीज से भी आते हैं, अपने जो लोकल हैं वो भी जाते हैं, तो उससे क्या है, राजस्थान सरकार या जो भी राजस्व सरकार है उसको लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पशु पक्षी हेतु चारे की पूर्ति, या पशु पक्षी रहते हैं उनको और चारे की पूर्ति भी हो जाती है। जैसे लकड़ी की पूर्ति हुई है, वैसे ही चारे की पूर्ति अपन इसमें लिख सकते हैं, चारे की पूर्ति। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष, ये तो हो गया प्रत्यक्ष, समझ में आ रहा होगा। सिल्वीकल्चर क्या है, वन को शुरू से लेकर एंड तक का उसका सारा मैनेजमेंट, जितनी भी मैकेनिज्म जो भी प्रक्रिया है वो सारी वन में आती है। फिर हमने देखा उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स वही है कि एक खाली जगह है वहाँ पे मेरे को वन लगाना है, तो मेरे को सिल्वीकल्चर की ज़रूरत पड़ी, या कहीं पे कम वृक्ष है वहाँ पे मेरे को वन लगाना है, या अधिक वृक्ष करना है तो मेरे को सिल्वीकल्चर की ज़रूरत पड़ी, और मेरे को गुणवत्ता युक्त लकड़ी लेनी है, पर मेरे पास वैसी सिचुएशंस नहीं है, तो मैं और कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को सिल्वीकल्चर का ज्ञान था तो ही मैं कर पाया ना, तो वो भी सारा उसके ऑब्जेक्टिव्स में आ गया, गुणवत्ता युक्त लकड़ी, रोजगार के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर मैंने बताया एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, तो इसमें दो बताया, प्रत्यक्ष और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप। सीधा ऐसे मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हो गए डायरेक्ट वाले, ये इनडायरेक्ट वाले। तो अप्रत्यक्ष में बात करते हैं अपन, जलवायु पर अनुकूल प्रभाव। इसमें आएगा जलवायु पे, जो आपकी क्लाइमेट है वहाँ की, उस पर क्या पड़ेगा, अनुकूल प्रभाव, सही रहेगी उसके लिए, टाइम टू टाइम बरसात हो रही है, सही बरसात हो रही है, ठीक है, सूखापन नहीं है, अधिक वर्षा नहीं है, ओले नहीं है, वो चीज़ हो गई। अब जलवायु पर अनुकूल प्रभाव में क्या दिया हुआ है, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, भूमि संरक्षण में सहायक, वहाँ पे सोइल इरोजन जो है, मृदा क्षरण है वो कम हो जाएगा, खाली भूमि नहीं रहेगी, तो वायु वेग है वो नियंत्रित हो जाएगा, बाढ़ का नियंत्रण हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण पे कंट्रोल होएगा, अगर अधिक वन रहेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण पे कंट्रोल होएगा। अब दिख तो नहीं रहा पर अप्रत्यक्ष रूप से हो रही वो चीज़ है। एनवायरमेंटल में जो आपके वायु, एयर जो आपके है, जो ऑक्सीजन है, ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो वो आपको शुद्ध हवा मिल पाएगी, सारा कुछ आपका ठीक रह पाएगा। आगे देखते हैं वन्य जीवों के लिए आश्रय, जितने भी वन्य जीव, अब देखो वन्य जीवों के लिए आश्रय और पर्यटन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वन्य जीवों के लिए पर्यटन, वन्य जीव वहाँ पे रहेंगे जंगल में तो ही आपके पर्यटन बाहर से घूमने आएंगे, टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को अगर बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को अगर बढ़ावा मिलेगा तो राजस्व आय में वृद्धि होगी। तो सारे एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। फिर है सौंदर्यीकरण में, वहाँ की सुंदरता को बढ़ाने में, मृदा क्षरण में कमी, पर्यावरण व सामाजिक लाभ, पर्यावरणिक और सामाजिक लाभ भी इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपका टॉपिक होता है। अब इसमें आगे जो दिया हुआ है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ और इंडियन फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जो है इसका, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ पे बोर्ड अपना थोड़ा सा सही से सेटअप नहीं है, गिर जाएगा, मैं पीडीएफ बना के अच्छे से और पीडीएफ से आपको समझा दूंगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन को अभी अपन यहीं पे डंप करते हैं, आगे का इसमें देखते हैं। तो इसमें जो आगे का दे रखा है आपके, वो दे रखा है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़, भारतीय वन नीतियाँ। इसमें देखते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, NFP, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, नेशनल, राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये बोर्ड हिलता है अपना, गैस ये रसोई की पट्टी पे ही रखा हुआ है थोड़ा, ठीक है। भारतीय वन नीति, भारत में वन नीति सन 1894 में बनाई गई। वन नीति का संशोधन प्रथम 1952 में किया गया, 1952 में किया गया, 1988 में संशोधित, ये इसके जो सन है मेरे को ऐसे ही लग रहा है, फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसके बाद में है एम्स, ये तो ये आपके काम का नहीं है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ इसमें, सोइल इरोजन को रोकना, एम ऑफ NFR, इसके एम्स क्या थे, सोइल इरोजन को रोकना, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना, क्षेत्रफल को बढ़ावा देना, ग्रामीण तथा वन्य जातियाँ जो है ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए फूड,
फ्यूल, फॉडर इत्यादि की पूर्ति करना, वही सेम चीज़ें आ रही है कि जो वन नीति है वो लागू तो कर दी गई, पर इसका उद्देश्य क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं उनके लिए लकड़ी की पूर्ति हो सके, उनको रोजगार मिल सके, वहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे हरियाली आ सके, सोइल इरोजन है उसका कंट्रोल कर सकें, जंगलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, वनों के उत्पादन का सही तरीके से प्रयोग करना, यही वही चीज़ें हैं, फ्यूल, वुड, फॉडर, चारे वाली फसलें वगैरह इत्यादि। वन संरक्षण अधिनियम, ये सबसे मोस्ट है 1980 1980 वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब का हो गया? 1980। इसके बाद में देखें अपन वन अधिकार नियम 2006, फूड फॉरेस्ट एक्ट, फूड राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। अब इसमें थोड़ा बहुत जो रह रहा है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा, ये फर्स्ट लेक्चर जो था मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कौन सा था, लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स एंड रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में करवा दिया था। फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या है और डेफिनेशन क्या है। फिर जो इसी टॉपिक में करवाया था बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, जो टर्म्स जो हैं, जो वर्ड्स हैं जो पूरी फॉरेस्ट्री में यूज होंगे, जैसे बेसल हो गया, ठीक है, ठोकर हो गई, ये सारे शब्द थे, बेले हो गए, बेले किसको बोलते हैं, ठूठ को। तो वो सारी चीज़ें मैंने करवा दी। उसके बाद में आज जो इसमें रह रहा था उसमें हमने देख लिया, क्या देख लिया, सिल्वीकल्चर। वो चीज़ें सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर की डेफिनेशन मैंने बता दी, ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए, और बेनिफिट्स जो हैं फॉरेस्ट के वो मैंने बता दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले दोनों। और जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है, भारतीय वन नीतियाँ, उनके बारे में 2 बता दिया मैंने। और जो इंडियन पॉलिसीज़ है, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है, उनके क्या क्या मोटिव है, वो क्यों स्टार्ट की गई, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी बता दिया है मैंने। कि वो सेम चीज़ें, वनों की पूर्ति, लकड़ी की पूर्ति, ठीक है, रोजगार की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और राजस्व में आय में वृद्धि, पर्यटन को, जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना, वो सारी चीज़ें इसमें बता दी। अभी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रो फॉरेस्ट्री में करवाऊँगा आपको, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी देखेंगे। इसमें देखेंगे कृषि वानिकी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कृषि वानिकी के लिए जो ट्री सिलेक्शन कर रहे हैं उनका क्राइटेरिया क्या क्या है, वो सारी की चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास जिसने यहाँ तक देखी है वो मेरे को एक बार फीडबैक जरूर देना कैसी क्या लगी। बाकी इसके अलावा मैं बता दूँ, ये है जो सब्जेक्ट चल रही है ना, इसका सब्जेक्ट कोड है HORT 112, और एक सब्जेक्ट हो रहा है आपके HORT 111, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत या उद्यान विज्ञान के सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत। तो इसमें आपके 13 लेक्चर है, और 13 के 13 लेक्चर विद सिलेबस एनालिसिस और सीरियल वाइज 101% सिलेबस को फॉलो करते हुए मैंने करवा दिए हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैंने करवा दिया है, तो वो प्लेलिस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सीरियल वाइज। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथ की बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, टीचर आया नहीं है। बाकी इंग्लिश की क्लासें हो रही है, तो इंग्लिश की क्लासें आप नहीं देख रहे हो शायद, उन पर उतना रिस्पॉन्स नहीं आया जितना मेहनत कर रहे हैं टीचर, तो वो क्लासें भी आप देखें, मेरे को फीडबैक देना। बाकी जिसने यहाँ तक क्लास देखी है वो कमेंट्स में फार्मर्स लव लिख के जाएगा, ठीक है, तो मेरे को पता रहे कि कितने स्टूडेंट्स एंड तक क्लास देखें जिनके समझ में आई है वो। बाकी और कौन सी क्लासें क्या चाहिए, आपकी क्या मांग है, वो मेरे को कमेंट में बताना। थैंक यू।